ओके, सो हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया, ठीक है, कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है या नेशन स्टेट क्या है। अभी उसमें आपको मैंने बताया कि जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नेशन स्टेट की जो बात है, ये इतनी जल्दी इमर्ज इस तरह से नहीं हुई थी, ठीक है। या नेशन स्टेट के जिसके अंदर एक ऐसी रियासत होगी जहाँ पे कुछ लोग होंगे एज इन द फॉर्म ऑफ नेशन, कॉम की तरह रहते होंगे, उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी, कोई पहचान होगी, वो अपने फैसले खुद लेंगे, कोई उनके फैसलों में मुदाखलत नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट वाज नॉट द थिंग विच वाज प्रेजेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये हमेशा से, ये मतलब यू कैन से फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कब इमर्ज हुआ था, 1648 में, ठीक है। ड्यू टू अ पीस ऑफ वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया पीस ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से क्या हुआ था कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये रियासत को आज़ादी दी जाए कि वो अपने फैसले खुद करे, अपने डिसीजंस खुद ले, अपनी लॉज रूल्स मेकिंग खुद करे, और उसके अंदर किसी और की इंटरफेरेंस ना करवाए, ठीक है। तो ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा से नहीं रहा, बल्कि क्या कहते हैं कि अर्लियर सेंचुरीज में, पुराने वक्तों में क्या होता था कि किंग का नॉर्म होता था, इट वाज द नॉर्म फॉर द किंग्स, बादशाहत का निजाम होता था, और बादशाह जो समझे जाते थे दे आर सुप्रीम, बादशाहत का निजाम था। और जो किंगडम्स हैं, जो रियासतें होती थी उस टाइम, या आप ये कह सकते हो कि वो जो उस वक्त किंगडम्स बनी होती थी, बादशाहत के जो निज़ाम होते थे उस टाइम, तो वो जो कंट्रीज होती थी, सॉरी किंगडम्स होती थी उस टाइम, उन किंगडम्स के पास हक हासिल था कि वो हाईएस्ट, वो सुप्रीम एक्ट करें। सुप्रीम एक्ट करें मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी उन्हीं के पास थी, सबसे ज्यादा रेन, जो आप भी कह सकते हो कि एक्शन, फैसले लेने का हक उनके पास होता था, सबसे अपनी मर्जी से डिसीजन लेते थे, अपनी मर्जी से काम करते थे, ठीक है। सो पहले के क्या होता था कि किंग्स, इट वाज द नॉर्म्स फॉर द किंग्स फॉर टू रूल, कि ये किंग्स के लिए नॉर्म था, बादशाहों के लिए ये एक आम सी बात थी, ये नॉर्म था कि वो हुकूमत करेंगे, वो रूल करेंगे, वो लोगों की लाइफ को कंट्रोल करेंगे, अपनी मर्जी से डिसीजन लेंगे। और यही किंग्स क्या करते थे, दूसरे रियासतों के ऊपर हमला करते थे, उनको अपने कंट्रोल में लेके आते थे। हम अगर ये बात करते हैं कि जैसे हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, बरे सगीर की बात करते हैं, अब बरे सगीर की जब हम बात करते हैं, तो बरे सगीर के अंदर क्या होता था कि बरे सगीर के अंदर कौन कौन कंट्रीज थी, पाकिस्तान थी, इंडिया थी, बांग्लादेश थी। तो उससे ये पहले कॉम्बिनेशन था ना इन तीनों मुल्कों का, और इसके फिर ये क्या हुआ, लेकिन इसके ऊपर किसने रूल किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एम्पायर ने, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर ने इनके ऊपर रूल किया था। और उस टाइम पे, क्योंकि उससे पहले ये समझा जाता था, या उससे भी पहले, क्योंकि ये 1648 की बात हो रही ना, ये 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था, जिसके अंदर जो किंगडम्स थे, जो बादशाह होते थे, उनको ये समझा जाता था कि ये इनका हक है, ये इनका हक है कि ये बाकी सबके ऊपर भी क्या करें, रूल करें, अपनी मर्जी से उनको जो है वो कंट्रोल करें। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी आया, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी आया है। और नेशन स्टेट का कह रहे हैं कि ये दे नेशन स्टेट्स आर द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल एक्टर्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर जो आजकल के दौर में जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो क्या है, वो ये नेशन स्टेट्स। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान इज अ नेशन स्टेट, ठीक है। तो नेशन स्टेट सिस्टम कब शुरू हुआ था, ये जो कॉन्सेप्ट आया था, ये 17th सेंचुरी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, ठीक है। सियासी कोई ऐसे इकदाम किए गए थे, तरक्की ऐसे हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था। अब ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कब इमर्ज हुआ, 1648 में, जिसके अंदर ये आजादी दी गई इन मुल्कों को कि वो अपने फैसले खुद लें, इनके फैसलों में कोई दूसरी मुल्क, कोई दूसरी, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई इनके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद होंगी, अपने मामलात को खुद डील करेंगी, अपने उन मुल्कों के अंदर अगर कोई झगड़े हो रहे हैं, कोई फसादात हो रहे हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, तो उसको खुद डील करेगी। तो 1648 से पहले क्या था कि 30 साल तक रिलीजियस वॉर्स चली थी, ठीक है। एक सीरीज ऑफ वॉर्स चली थी रिलीजियस की बेसिस पे, मजहब की बुनियाद पे जंगें चली थी, तकरीबन जिनको ये कहते हैं 30 इयर्स वॉर, ठीक है। 30 इयर्स वॉर चल रही थी 1618 से 1648 तक, 30 साल तक ये
मजहब की बुनियाद पे जंगें चली थी, ठीक है, किसके दरमियान में, यूरोपियन पावर्स के दरमियान में, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो यूरोपियन मुख्तलिफ कंट्रीज थे उनके दरमियान में ये तकरीबन 30 साल तक जंगें चली थी। अब ये जंगें आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हुई, 1648 में खत्म हुई, और इनको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, जैसे होता है ना कि हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, हमारे दरमियान में ये मुआहदा होगा, तो ये इट वॉज लाइक अ मुआहदा, ठीक है, ये मुआहदा था इन कंट्रीज के दरमियान में, इन यूरोपियन पावर्स के दरमियान में, ताकि ये जो जंगें चल रही थी मजहब की बुनियाद पे यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में, इसको खत्म किया जाए। और ये कैसे आया था, ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया या जो नेशन स्टेट सिस्टम कैसे मर्ज हुआ था, कि इससे पहले नेशन स्टेट सिस्टम से पहले जो कैथोलिक चर्च था, ठीक है, ये जो चर्च था उसका होल्ड ज्यादा था, ये जो चर्च था, ये जो पॉप थे, जो उसके जो रिलीजियस फिगर्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे, वो स्टेट को देख रहे होते थे, ठीक है, वो स्टेट के अगर कोई डिसीजन होते थे तो उनसे लेते थे, राइट। तो क्या हुआ कि इनकी जो डोमिनेंस थी, उनकी जो आप ये कह सकते हो कि बर्तरी थी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बर्तरी कम होती गई थी, एक तो कैथोलिक चर्च की भी और फ्यूडल लॉर्ड्स की भी, जमीनों की बेसिस पे ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, इनकी भी पावर खत्म होना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो नेशन स्टेट सिस्टम था वो इमर्ज हुआ था। पॉलिटिकल डोमिनेशन जो इनकी थी, किन की पॉलिटिकल डोमिनेशन थी, सियासी बर्तरी किन को हासिल थी, ये जो जमींदार थे, जागीरदार थे, ठीक है, और जो कैथोलिक चर्च था, इन ये लोग डिसाइड करते थे स्टेट के डिसीजंस को, अपने लोगों की लाइफ को किस तरह से उनके मैटर्स को देखना है, किस तरह से लेके चलना है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनका जो कंट्रोल था ये कम होता गया, और कंट्रोल किसकी तरफ चला गया, स्टेट की तरफ चला गया। स्टेट, नेशन स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो उसको डील कर रहे थे, या जिसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर है, अगर प्रेसिडेंट है, अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस पोजीशन के ऊपर लोग आए हुए हैं उस नेशन स्टेट को किसी खास उस को देखने के लिए, तो वो लोग फैसले लेते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ 1648 में, जिसका मकसद क्या था कि जो मजहब की बुनियाद पे जंगें चल रही थी 30 साल तक, वो खत्म हुई, और उनके दरमियान में एक मुआहदा हुआ कि कैसे हम अब नेशन स्टेट को कैसे हम बिल्ड अप करते हैं। उन्होंने बाउंड्रीज डिफाइन कर दी। असल में 1648 में क्या हुआ था कि उन्होंने इस मुआहदे की बुनियाद पे बाउंड्रीज डिफाइन कर दी थी। उन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि ये बाउंड्री अगर एक मुल्क की है, एक रियासत की है, तो इस रियासत को देखने वाला सिर्फ उस वही मुल्क होगा। उसके अंदर उसके मामलात में, चाहे वो सियासी मामलात हो, मुआशी मामलात हो, मजहबी हो, कोई भी मामलात हो, कोई और दूसरी कंट्री, दूसरी नेशन स्टेट उसके अंदर अपना रोल, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि एक सॉवरेनिटी डेवलप हुई है, स्टेट सॉवरेनिटी इमर्ज हुई इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इसने हक दिया मुल्कों को कि वो अपने मसाइल खुद देखें, डिसीजंस खुद लें, अपने फैसले खुद लें, ठीक है। इट स्ट्रेंथेंड अ न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, कि ये एक इसने एक एक आलमी लेवल पे अगर कोई लॉ बनता है तो उस लॉ का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि हम ऐसा लॉ बनाए, ये लॉ था ना कि हम बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहे हैं, कि इन बाउंड्रीज की डिफाइन करने की वजह से हम ये जो फिक्स कर रहे हैं, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के मामलात में अमल दखल नहीं दे सकता। तो ये एक कानून बन गया था ना, इट वाज लाइक द फॉर्म ऑफ अ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बन गया था। इसके प्रिंसिपल क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल स्टेट्स हैड एन इक्वल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, कि हर मुल्कों के लोगों के ऊपर अपना हक है, हक खुद इरादियत है, ठीक है। हक खुद इरादियत क्या है कि वो अपने फैसले खुद लेंगी, एक स्टेट बना सकती हैं, एक रियासत बना सकती हैं, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ला सकती हैं, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म देयर ओन स्टेट। नंबर वन, सेल्फ डिटर्मिनेशन हक खुद इरादियत क्या है कि जिसके अंदर कुछ लोग ये फैसला करते हैं कि हम अपनी मुल्क खुद बनाएं, ठीक है, हम अपने गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चूज करें। नंबर टू एंड नंबर थ्री इज दैट टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, अपने मर्जी से फैसले लें, इस रियासत के अंदर जो गवर्नमेंट वो बना रहे हैं अपने मर्जी से फैसले लें, एंड टू डिसाइड हाउ इट विल बी गवर्नड, ठीक है, और वो खुद फैसला लें कि हमने इस गवर्नमेंट को, इस स्टेट को, इस रियासत को, इस मुल्क को कैसे चलाना है, ठीक है। तो ये जो 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था, इसने आजादी दी थी मुल्कों को, स्टेट्स को,
कि वो अपनी मर्जी से अगर अपनी स्टेट बना रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तो वो अपने फैसले खुद लें, अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट बनाएं, अपने और खुद डिसाइड करें कि वो उन्होंने ये गवर्नमेंट कैसे चलानी है। चाहे वो क्या वो गवर्नमेंट हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि वो बादशाहत के जरिए से अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं, अपने मुल्क को चला सकते हैं। वो एक इससे कहते हैं जमहूरी निज़ाम के जरिए अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं, डिक्टेटरशिप के जरिए चला सकते हैं, या तो ये मर्जी है उस स्टेट की कि वो अपने इस मामले को, अपने इस जो स्टेट है इसको कैसे चलाएगी। तो that point of self determination was emerged only due to that peace of Westphalia जो कि 1648 में साइन हुआ था बिटवीन यूरोपियन पावर्स। अब ये जो वेस्टफेलिया था, जैसे मैंने आपको बताया ना, वेस्टफेलिया ने क्या किया था, बॉर्डर्स को कन्फाइन कर दिया था, बता दिया था कि इस तरह से इन कंट्रीज के अगर बॉर्डर्स हैं, ये उनकी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो कोई भी उनके मामलात में अमल दखल नहीं दे सकता। तो जब ये बता दिया कि कोई किसी के मामलात में अमल दखल नहीं दे सकता, तो इसका मतलब है कि स्टेट सॉवरेनिटी इमर्ज हुई। ठीक है, कि हम उनकी एक ये पॉइंट इमर्ज हुआ कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, वो आजाद रियासत हैं, खुद मुख्तार रियासत हैं। ठीक है, अब वेस्टफेलियन सिस्टम, ये जो वेस्टफेलिया का मॉडल था, ये जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी 1648 में, इसको वेस्टफेलियन मॉडल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वेस्टफेलिया का है कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कब इमर्ज हुआ 1648 में। ये कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं, ये जनरल सी चीज है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी अपने किसी जॉब के टेस्ट के लिए जाते हैं, तो कोई भी आपसे सवाल पूछ सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि इसने नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को लेके आया था, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट और सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को ये इसने शुरू किया था। ठीक है, तो जब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है डेविड हेल्ड, ठीक है, उन्होंने ये फॉलोइंग पॉइंट्स बताए हैं कि नेशन स्टेट जो वेस्टफेलियन मॉडल आया था उसके ये पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है कि द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ एंड इज डिवाइडेड इनटू सॉवरेन टेरिटोरियल स्टेट्स। ठीक है, कि दुनिया इस कंसिस्ट ऑफ, उसमें मौजूद है या वो डिवाइडेड है किसके अंदर, सॉवरेन टेरिटोरियल स्टेट्स के आजाद खुद मुख्तार रियासतों में ये दुनिया तकसीम है, विच रिकॉग्नाइज नो सुपीरियर अथॉरिटी। ठीक है, कि हर मुल्क इस बात को मानता है कि उनसे ऊपर सुपीरियर कोई नहीं है जो कि उनके मुल्क को कंट्रोल कर सके। ठीक है, मतलब जैसे हम ये कहेंगे कि हम ये मानते हैं कि हमारे मुल्क को कोई और मुल्क, कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और बंदा इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कि और बल्कि ये क्या होगा कि यहाँ के लोग ही इसको देखेंगे, यहाँ के लोग ही इसको चलाएंगे। ठीक है, जैसे हम अगर आप ये मानते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हम सुपीरियर अथॉरिटी अल्लाह ताला को मानते हैं। ठीक है, कि सुपीरियर अथॉरिटी हमारे मुल्क में अगर हम कहते हैं तो अल्लाह ताला है, और अगर हमने कोई फैसले लेने हैं, मुल्क के जो डिसीजन लेने हैं, कानून बनाने हैं, तो वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बनाने हैं, तो हम अल्लाह ताला को सुपीरियर अथॉरिटी मानते हैं। लेकिन हमारे जहन में साथ में ये बात भी है कि हम किसी और कंट्री, किसी आउटसाइडर, कोई फॉरेन बंदा है या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सुपीरियर अथॉरिटी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम इस चीज पे राजी नहीं हैं, या वेस्टफेलियन मॉडल इस चीज के पर राजी नहीं है कि किसी मुल्क को कोई और मुल्क कंट्रोल करे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करे, या कोई और जो है सिस्टम है वो कंट्रोल करे। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर क्या है, सॉवरेन टेरिटोरियल स्टेट्स हैं जो कि किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी को इस तरह से नहीं मानती। सेकंड, द प्रोसेसेस ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ कैसे बनेगा, झगड़े किस तरह से सॉल्व होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट कैसे करवानी है, कानून के ऊपर अमल दरामद कैसे करवानी है, चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है, कौन कितना उसको फॉलो कर रहा है, किसको किस तरह से पनिशमेंट करनी है, सारा का सारा ये जो मामला है, ये कौन देखेगा, ये इंडिविजुअल स्टेट्स खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि कानून कैसे बनना है, मसले कैसे हल करने हैं, कानून के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाना है, ये सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा, इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ इंड्योरिंग रिलेशनशिप इज एन एम, कि हमारा मकसद ये है कि हमारे बहुत ही अच्छा हमेशा रहने वाले ताल्लुकात हों दूसरे मुल्कों के साथ। ठीक है, हम ताल्लुकात रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने मुल्कों के फैसले खुद ले रहे हैं तो हमने किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, बल्कि हम ताल्लुकात रखेंगे, हमारे रिलेशनशिप होंगे दूसरे मुल्कों के साथ, बट ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट अलाउज स्टेट ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेट। ठीक है, कि ये अलाउ करेगा, कि इजाजत देगा कि जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं,
जो हमारे कंट्री के जो मफादात बने हुए हैं, उन मफादात की बिना पे हमने रिलेशनशिप रखने हैं, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप कुछ कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं है, वो किस वजह से? क्योंकि हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे कानून बने हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स, उन मकासद के साथ वो पूरा नहीं हो रहे होते, ठीक है। इस वजह से रिलेशनशिप हमारे इस तरह से सही नहीं होते कुछ कंट्रीज के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रॉस बॉर्डर रॉन्गफुल एक्ट्स, ठीक है, कि अगर क्रॉस बॉर्डर, अगर मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में जो आपस में एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल नेबरिंग कंट्रीज हैं, अगर उनके दरमियान कोई रॉन्गफुल एक्ट्स होते हैं, कोई इस तरह की कोई वाकयात ऐसे हो जाते हैं जिसमें वो दोनों शामिल हैं, ठीक है, तो दैट इज अ प्राइवेट मैटर। इन मसलों को, इन चीजों को सिर्फ कौन देखेंगे? जो अफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये जो बॉर्डर के इश्यूज चलते हैं, ये जो हम कहते हैं सीज फायर करते हैं, फायरिंग होती है, तो ये इशू, ये मसला सिर्फ हम दोनों आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से, या हम अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं तो हम किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं उनको, तो लेकिन दिस इज अ प्राइवेट मैटर कि हम लोग सिर्फ इस मसलों को सॉल्व करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये दैट वाज द पॉइंट ऑफ दैट वेस्टफेलियन मॉडल, कि वो लोग, जिन मुल्कों के दरमियान में भी कोई झगड़ा आता है क्रॉस बॉर्डर, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट्स होते हैं, तो वो लोग इसको खुद डिसाइड करेंगे, उसको खुद हल करेंगे, जो कि उससे मुतासिर हैं सिर्फ वही मिलके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये शो कर रहा है कि ये जो जो उससे अफेक्टेड है सिर्फ वही डिसीजन लेंगे, कोई और आउटसाइडर उनका डिसीजन इस तरह से नहीं ले सकता। ऑल स्टेट्स आर रिगार्डेड एज इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब इंटरनेशनली एक ये कंसेप्शन बनी हुई है, इंटरनेशनली ये एक माइंडसेट है या नॉर्म बना हुआ है कि सारे के सारे जो मुल्क हैं, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। अच्छा, ये जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया की बात क्या हुआ था कि व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि दुनिया में ऐसा क्या हुआ, या कैसे ऐसे वाकया हुआ, या आप कह सकते हैं सिचुएशन कैसी डेवलप हो गई। तो क्या सिचुएशन डेवलप हो गई कि फर्दर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आ गई। सेंट्रलाइजेशन पावर क्या हुई कि जो मुल्क हैं, मुल्कों के पास ताकत चली गई कि वो अपने जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो गई, ठीक है, कि जो पॉलिटिकली मामलात चल रहे हैं वो उन मुल्कों तक महदूद रह गए कि वो अपने चीजों को, अपने फैसलों को, अपने डिसीजंस को खुद लेंगे, ठीक है। और जो उनके मुल्कों के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, अपनी स्टेट को, अपने गवर्नमेंट के लोगों को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, कि आप ये कहते हो कि ये एक मशीनरी होती है कि ये काम ये ग्रुप करेगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हम कहेंगे कि एडमिशन के लिए ये ग्रुप है, जो पेपर्स लेने के लिए ये वाली कमेटी ये देखती है, ये ग्रुप देखता है, यूनिवर्सिटी के जो फीस लेने वाले हैं वो ये वाला फाइनेंस का सेक्टर है। तो हर एक को डील करने के लिए एक एक ग्रुपिंग बनी हुई होती है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी तरह से स्टेट के अंदर भी क्या हुआ कि स्टेट स्ट्रक्चर्स ऐसे बनना शुरू हो गए कि जो स्टेट के कामों को सही तरीके से देख सकें, स्पेशलाइज्ड आप कह सकते हो कि ऐसी सिस्टम बन गए जो कि उसको देखने के लिए काम करने लगे, ठीक है। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल डिप्लोमेसी, ठीक है। डिप्लोमेसी कैसी डेवलप हुई, जिससे हम कहते हैं कि सफारतकारी जिसे कहते हैं, ठीक है। कैसी कि कंट्रीज ने दूसरे मुल्कों के साथ, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, अभी हमने पिछला पॉइंट ये किया है कि वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, कंट्रीज हैव टू डेवलप सम रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, ठीक है। लेकिन जो उसने रिलेशनशिप रखने हैं, वो रिलेशनशिप उसने अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रखते हुए रखने हैं। अपने मुल्क के जो मकासद हैं, उन मकासद के मुताबिक उन्होंने बाकी मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात कैसे कायम करने हैं। तो ये प्रोफेशनल डिप्लोमेसी भी डेवलप हो गई, ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्कों को पता चल गया कि हमने किस तरह से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करने हैं दूसरे मुल्कों के साथ। फिर क्या हुआ, सक्सेसफुल मोनोपोलाइजेशन ऑफ द मींस ऑफ कोर्जन इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, कि अगर फोर्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, अगर किसी ताकत का इस्तेमाल करना है, तो जो उस ताकत का इस्तेमाल किसके हाथ में होगा, वो सिर्फ स्टेट के हाथ में होगा, वो सिर्फ उस कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर जिसके साथ लिंक है, सिर्फ वही यूज करेंगे, उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कोई आउटसाइडर इस तरह से ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको इस तरह से इजाजत नहीं होगी। States also provide the military means required for the expansion of trade, कि स्टेट ने कुछ मिलिट्री भी हम कहते हैं कि फौजी भी ऐसे जराए मुहैया किए उस मुल्कों को, अपने मुल्क को, ताकि उनकी तिजारत भी आगे बढ़ जाए।
और इस इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि ये जो पॉलिटिकल रूल था, ये जो पॉलिटिकल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया आया था, ये सबसे पहले वेस्टफेलियन जो ऑर्डर सिस्टम आया, ये यूरोप में आया था, ठीक है। तो दैट वाज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रूल। ये जो एक सियासी निज़ाम है, ये पहले बना यूरोप में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो सियासी निज़ाम है, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट्स आर सॉवरेन, they they have to maintain diplomatic relation with other countries, they have to maintain uh, they they have to maintain the power and authority within their state on their own, खुद से डिसीजन लेंगे, खुद से कंट्रोल करेंगे, खुद से गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, खुद से इसको गवर्न करेंगे। तो ये शो कर रहा है कि ये जो सिस्टम था, ये जो यूरोप में शुरू हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। और इसके फैलाव में किसने अपना रोल प्ले किया? यूएन ने, और मुख्तलिफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान। इंटर गवर्नमेंटल क्या है कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको बहुत सारे मुल्कों तक फैला दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 1970s के अंदर ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में कहते हैं कि बहुत सारी नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई थी, बहुत सारी आजाद रियासतें वजूद में आई थी, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि कैसे जो पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, कि वो मुल्क, वो रियासतें, वो जगहें जो पहले किसी और के कब्जे में थी, आहिस्ता आहिस्ता नेशनलिज्म के सिस्टम की वजह से, कौमियत की बुनियाद पे या डिफरेंट नेशनल कैंपेन्स की बुनियाद पे क्या हुई, वो उन्होंने कोशिश की, और वो जो रियासतें थी वो आहिस्ता आहिस्ता आजाद होती गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट्स का, ये ज्यादा फास्ट हो गया 1970s के अंदर, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि सॉवरेन नेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, आजाद खुद मुख्तार रियासत की बात करते हैं, तो वो कौन सी होंगी? कैसे हम कह सकते हैं कि वो आजाद है? कैसे हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो एक आजाद है, खुद मुख्तार है? वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? जैसे अगर हम कहते हैं ना कि आपने मोबाइल फोन लिया है, तो उस मोबाइल फोन के फीचर्स क्या है, खुसूसियात क्या है? अच्छा, उसकी मेमोरी इतनी होगी, उसका उसका कैमरा इस तरह से होगा, उसके अंदर फॉर एग्जांपल उसकी रैम है वो कितनी होगी, उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो उसके फीचर्स है, ठीक है, उसकी खुसूसियात है। तो इस तरह से अगर हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, तो नेशन स्टेट की खुसूसियात क्या है? तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4 बेसिक्स है, or you can say 4 features: nationalism, territorial integrity, sovereignty and legal equality. These are 4 important points जो कि किसी भी नेशन स्टेट को सॉवरन बनाते हैं, ठीक है। ये 4 वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी मुल्क आजाद तस्लीम किया जाता है, खुद मुख्तार तस्लीम किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पहली क्या है? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी हमारे पास क्या है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है? खुद मुख्तारी, कि जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि वो अपने फैसले खुद लेंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे, खुद ही उसको कंट्रोल करेंगे, कोई आउटसाइडर्स को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये सॉवरेनिटी है, ये इंटरनल सॉवरेनिटी भी हो सकती है, ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी हो सकती है। इंटरनल सॉवरेनिटी कैसे है? Internally, the state had the right to order the behavior of all its citizens and their associations in all respect. कि ये रियासत की आज़ादी है, ये रियासत का हक है कि वो जो उसके रहने वाले जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी शहरी हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करें, ठीक है। बाशिंदों को बिहेवियर को कंट्रोल करना, उनकी बिहेवियर को किसी पर्टिकुलर नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक चलवाना, वो किसका हक है? वो सिर्फ रियासत का हक है, ठीक है। कोई और आउटसाइडर वहां के लोगों को आके जोर जबरदस्ती से किसी खास बिहेवियर पे अमल करने के लिए नहीं कह सकते, उनका हक हासिल नहीं है। हक सिर्फ उस मुल्क को हासिल है कि वो अपने बाशिंदों के बिहेवियर को कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। बाशिंदे हैं या उनकी जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस बनी हुई है, वो, दैट इज इंटरनल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है कि राइट ऑफ द स्टेट टू एक्ट आउट इट्स डिजायर्ड रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड पॉलिसी। ये डिप्लोमेसी की बात आ गई कि मतलब ये उस मुल्क को हक हासिल है कि वो अपने दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात रख रहा है, ठीक है, अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ वो ताल्लुकात रख रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप वो रख रहा है, तो वो अपने
जो उनके कानून बने हुए हैं, अपने जो मकासद हैं उस मुल्क के, उन मकासद को जहन में रखते हुए वो दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप रखेंगे। अगर उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे, जैसे हम वी आर सेइंग दैट पाकिस्तान हैव नो एनी डज नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल, ठीक है, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि ये हमारे स्टेट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर नहीं है ऐसा कि हम इसको तस्लीम करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेशन ऑन द पैलेस्टीन, ठीक है, क्योंकि पैलेस्टीन को इस तरह से आजादी नहीं मिल रही, पैलेस्टीन के ऊपर उन्होंने इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, तो हम उसको आजाद रियासत तस्लीम नहीं करते, ठीक है, क्यों? क्योंकि दैट इज अगेंस्ट आवर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और इस वजह से हमारे उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, इस वजह से हमारे उनके साथ जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, राइट। तो हमने रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ रखने अगर होते हैं तो किस नजर से रखने होते हैं? अपने स्टेट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, और वो हम खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। तो दैट शोज द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन स्टेट। सुप्रीम पावर ऑफ द नेशन स्टेट, ठीक है, जो सुप्रीम पावर है, जो मेन अथॉरिटी है, जो सबसे ज्यादा जो राइट है वो उस नेशन स्टेट का है, वो खुद डिसाइड करना होगा कि राइट टू सिक्योर द गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल इंटरेस्ट जो कौमी मुफादात हैं उनके जो हमने मकसद बनाए हुए हैं वो हमने कैसे हासिल करने, ठीक है, उनका सॉवरन का राइट है, और सॉवरन जो नेशन है, जो सॉवरन स्टेट नेशन स्टेट है, उसका राइट है, उसका मतलब यू कैन से कि उसका फर्ज है कि अपने लोगों को की बचाव करे, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करे, अपनी जो सालमियत है उसकी हिफाजत करे। अगर उसकी सालमियत पे कोई हमला करता है तो इट कैन यूज द वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स पॉलिसी, कि अपनी पॉलिसी की बुनियाद पे वो क्या कर सकता है, अपने मुल्क को बचाने के लिए वो वॉर का यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि नेशन स्टेट इज अ सॉवरेन वन बिकॉज इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर इट्स सॉवरेनिटी, कि अपने एक तो मुल्क का जो आजाद रियासत का हक है, ठीक है, आजाद रियासत की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेंटेन रखे और अपनी सालमियत को भी बचा के रखे, और इस वजह से इस सालमियत को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि इट हैज द राइट टू यूज वॉर, कि वो राइट उसके पास हासिल है कि वो वॉर को यूज करे अगर उसने अपने मुल्क को सालमियत को बचाना है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ अगर बना हुआ है मुल्कों के दरमियान में तो उसका मकसद क्या है? इज द लॉ अमंग स्टेट्स एंड नॉट ओवर द स्टेट्स, कि लॉ बना हुआ है मुल्कों के दरमियान में, कि मुल्क आपस में किस तरह से बातचीत करेंगे, मामलात कैसे होंगे, उनके दरमियान नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, ना कि वो लॉ उनके ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है वो किसी मुल्क को कंट्रोल करने के लिए नहीं बना कि किसी मुल्क के ऊपर हम वो लॉ लगाएंगे, बल्कि वो जो कानून इंटरनेशनली बना हुआ है उसका मकसद क्या है कि कंट्रीज के आपस में रिलेशनशिप कैसे होंगे, कंट्रीज के आपस में मामलात कैसे चलेंगे। International relations came to be recognized as relations among sovereign nation states, कि इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है तो वो हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे समझा जाता है, माना जाता है कि इट इज कंसिडर्ड एज द रिलेशन अमंग सॉवरेन नेशन स्टेट्स, कि ये रिलेशनशिप है आजाद खुद मुख्तार रियासतों के दरमियान। ये एक करेक्टरिस्टिक्स है नेशन स्टेट का। दूसरे करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेशनलिज्म एज द फिलोसफी ऑफ नेशन स्टेट। नेशनलिज्म हम जिसे हम क्या कहते हैं, कौमियत हम कहते हैं, ठीक है, कि नेशन स्टेट की फिलोसफी क्या है? कौमियत, कौमियत की बिना पे वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी नेशन स्टेट के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर के जो उसके लोग हैं उनके दरमियान में कौमियत होती है, उस कौमियत की बिना पे वो उस मुल्क के साथ वफादार होते हैं, उस मुल्क के लिए काम करते हैं, उस मुल्क के लिए कोशिश करते हैं कि उस मुल्क को सबसे ऊपर लेके जाएं, डेवलप करें, ठीक है। कि राइज ऑफ नेशन स्टेट, जब नेशन स्टेट की राइज होती है, उसका जो आप ये कह सकते हैं तरक्की होती है, ये वजूद आता है, वो किस वजह से आता है? राइज ऑफ नेशनलिज्म की वजह से। और नेशनलिज्म क्या है? आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन, किसी मुल्क के साथ अपनी पहचान बनाना और उस मुल्क के जो मफादात हैं उसको सपोर्ट करना, ठीक है। तो जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, कौमियत की जो बुनियाद है, ये नेशन स्टेट को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जब हम ये कहेंगे ना कि हम एक पाकिस्तानी कौम है, तो इस पाकिस्तानी कौमियत की बुना पे हम क्या करेंगे? हम इस मुल्क के ही मफादात के लिए काम करेंगे, इस मुल्क के फायदे के लिए काम करेंगे, तो उसके लिए क्या, उसकी वजह से नेशन स्टेट क्या होगी? स्ट्रेंथन होगी। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या कह रहे हैं कि इस प्रोसेस की वजह से, ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का प्रोसेस है हमें शुरू से ही बता दिया जाता है, ठीक है। सोशलाइजेशन कहते हैं ना, तरबियत हो रही है, एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी होती है। हम बचपन से ही बच्चों को ये बता देते हैं कि तुम किस मुल्क से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारी जो ये जो
कौमियत है वो कौन सी है, तुम पाकिस्तानी हो, किसी और मुल्क का होता है तो हम कहते हैं तुम सऊदी अरब के हो, अगर वो अमेरिका का होगा तो कहेंगे यू आर एन अमेरिकन। तो उसकी वजह से उनके दरमियान में ये जो कॉन्सेप्ट है कौमियत का, ये बचपन से इनको बता दिया जाता है ताकि वो क्या करें, द सिटीजन विल ड्राइव ऑल राइट्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टेट, कि वो जो शहरी है वो उस मुल्क से अपने तमाम जो उनके हकूक हैं, फायदे हैं, वो उनसे ले, और बदले में क्या करेगा वो बंदा, ही हैज टू ओबे एंड डिफेंड द स्टेट। अगर वो अपने हकूक की बात करता है कि ये मुल्क, ये स्टेट उसको हकूक दे, तो दूसरी तरफ उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उस मुल्क को डिफेंड करे, उसकी ताबेदारी करे। स्टेट क्या करती है कि बहुत सारी सर्विसेज अपने लोगों को प्रोवाइड करती है इन रिटर्न फॉर ओबीडियंस टू लॉ, कि उसके लोग जो उसको लॉ को फॉलो कर रहे हैं उसके नतीजे में वो उनको बहुत सारी सर्विसेज देती है। फिर रिजल्ट क्या है इसका कि सिटीजन हकूक हासिल कर रही है और स्टेट क्या कर रही है, उनको सहूलियात फराहम कर रही है, और जो लोग हैं वो उस कानून को फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक इंडिविजुअल का अपने मुल्क के ऊपर एतमाद बढ़ता है और उसका लव बढ़ता है, उसकी मोहब्बत बढ़ती है उस मुल्क के लिए, जिसकी वजह से कौमियत और बढ़ती जाती है। अच्छा, नेशनलिज्म क्या है, प्रोड्यूस इसी नेशनलिज्म की वजह से कौमियत की बिना पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि जब एक कहते हैं ना कि हमारी कौम सुपीरियर है, अगर आप ये कह सकते हो कि एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाए कि व्हेन वन थिंक दैट दे आर सुपीरियर, दे हैव द राइट टू रूल ओवर द अदर्स, ठीक है, अगर एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चलती हैं जिसकी एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि आजाद रियासतें भी बनती हैं, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट्स की एग्जांपल ने की है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट कहाँ शुरू हुई थी, एशिया और अफ्रीका में। एशिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट की एग्जांपल दे सकते हैं ये जो बरसगीर में चली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान आजाद हुआ था। अच्छा, राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या कहते हैं कि जो कौमियत की जो सोच है या जो बेदारी है, इसकी वजह से कभी कभी एग्रेसिव नेशनलिज्म भी मर्ज हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, रिलेशंस में, जिसकी वजह से वॉर्स बनती हैं। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, ये यही एग्रेसिव नेशनलिज्म की बुनियाद पे हुई है कि कौमियत तो थी, वो सोचते थे, लेकिन वो इतने एग्रेसिव हो गए, इतने आगे चले गए इस कौमियत की बात में कि उनके जहन में ये आया कि हम बाकी मुल्कों को भी कंट्रोल करें, हम बाकी मुल्कों के ऊपर भी रूल करें, क्योंकि हम सुपीरियर हैं, हम सबसे अच्छे हैं, राइट। फिर हमारे पास है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल इम्परमिएबिलिटी ऑफ द नेशन स्टेट, कि टेरिटरी हमने जो हमारी एक हदूद मुकर्रर है, उस हदूद को हमने बचाना है, हिफाजत करनी है, और इस हदूद के अंदर किसी और को आने की इजाजत नहीं देनी, ठीक है। नेशन स्टेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल यूनिटी, की टेरिटोरियल यूनिटी है, एक तो यूनिटी बरकरार रखनी है, जो मुल्कों के अंदर जो बाकी ग्रुप्स बने हैं, जितने भी लोग हैं, उनके दरमियान में हमने उनके रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, उनके दरमियान में हमने इत्तेहाद पैदा करना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, हमने इम्परमिएबिलिटी का मतलब है कि किसी भी चीज को यहाँ से पैसेज की, इम्परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज की इजाजत ना देना, गुजरने की जगह ना देना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक साइंटिफिक साइंस के लफ्ज में यूज किया जाता है कि जिससे पानी ना गुजर सके, वैसे एग्जांपल ये है उसकी मेन डेफिनेशन। लेकिन इसका मतलब ये कि हमने ऐसा करना है कि कोई और मुल्क हमारी इस टेरिटरी की जो एक बाउंड्री बनी हुई है, इसको वायलेट ना करे, कोई और आके इस तरह से किसी हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा ना कर ले, ठीक है, या कोई और आके हमारे इस मुल्क के ऊपर कंट्रोल ना करे, उसके उसको जो है वो उसके ऊपर काम ना करे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास है लीगल इक्वालिटी, ठीक है, कि जो ऑल द सॉवरेन नेशन स्टेट्स आर इक्वल, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी रियासतें हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वो सब के सब बराबर है, चाहे उनका साइज कुछ और हो, चाहे उनकी पॉपुलेशन जितनी भी हो, चाहे उनकी जो जंगी या फौजी सलाहियत है वो कोई भी हो, या उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, साइज छोटा हो बड़ा हो, आबादी कम हो ज्यादा हो, तमाम की तमाम क्या है, बराबर है। और इंटरनेशनल लॉ इस बात को मानेगा कि तमाम स्टेट्स आर इक्वल, ठीक है, और इसी वजह से तमाम मुल्कों की इक्वल स्टेटस है, इक्वल राइट्स हैं। और नेशन स्टेट्स क्या है, दे आर द की एक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये क्या है, की एक्टर्स हैं। इंटरनेशनली दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं, उन आलमी ताल्लुकात में क्या है, नेशन स्टेट्स आर द की एक्टर्स, मेन जो कहते हैं सोर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस में। These worked as the actors, ठीक है, system of relations interaction among the nation states acting through their respective governments, कि जो nation states हैं ये कैसे act कर रही हैं,
इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात कर रहे हैं ना, इंटरेक्शन है मुख्तलिफ मुल्कों कौमों का आपस में, मुल्कों का, तो किस तरह से पॉसिबल होता है? थ्रू देयर गवर्नमेंट्स, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करेगी, या हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं, हमारे सफीर होते हैं, सफीरों के जरिए से भी हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं दूसरे मुल्कों के साथ। और रिलेशन क्या करते हैं, नेशन स्टेट कंडक्टेड देयर रिलेशंस इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड पीस। अगर वॉर की सिचुएशन है, पीस की सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में अपने रिलेशनशिप उन्होंने कैसे रखने हैं। तो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट ऑफ दैट नेशन स्टेट। ये रेफरेंसेस है मुख्तलिफ आर्टिकल्स और वेबसाइट्स थी जहां से मैंने सारा मटेरियल निकाला है, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, स्फीयर्स, दीज आर द 4 बेसिक्स ऑफ द नेशन स्टेट, कि हम नेशन स्टेट को सॉवरेन कैसे कह सकते हैं, कि नेशनलिज्म की बुनियाद पे, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बुनियाद पे, नो वन विल बी अलाउड टू पास दैट टेरिटरी और टू वायलेट इट्स नॉर्म्स, और यू कैन से कि वो उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, सॉवरेनिटी होगी, आज़ाद रियासत होगी, खुद मुख्तियार होगी, अपने फैसले खुद लेगी, एंड ऑल द नेशन स्टेट्स विल बी इक्वल बिफोर द लॉ इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इररेस्पेक्टिव of their size,